Hi, this is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in Tausif History Classes. आज हम लोग पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से सोसाइटी को कई तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस भी हुए, और इन ट्रांसफॉर्मेशंस में कुछ गुड चीज़ें, अच्छी चीज़ें सामने आई और कुछ निगेटिव साइड्स भी सामने आई। और हम लोगों ने निगेटिव साइड्स को पढ़ा था कि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए थे, लोगों को ज़्यादा काम करने पड़ते थे और उन्हें वेजेस कम मिलते थे, सैनिटेशंस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, हाउसिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। और इन सब वजहों से जो लोग थे वो उस टाइम में लोग मीन्स के जो लेबर क्लासेस थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स के आसपास इकट्ठा होने लगे थे, और उस टाइम की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में रिवोल्यूशनरीज जो है एक्शन लेने लगे थे और चाहते थे कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है फिर से ख़त्म हो जाए। और इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो उन्हीं सब आइडियाज़ में से एक आइडियाज़ और निकल कर सामने आया, जो आइडियाज़ था सोशलिज्म का, समाजवाद का। सोशलिज्म के अंदर, या हम कहें कि 19वीं सेंचुरी के मिड में सोशलिज्म सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी पुनर्गठन करने के लिए मोस्ट फार रिचेस्ट विज़न, यानी सबसे दूरदृष्टि वाला विचार उभर कर सामने आया था। और 19वीं सेंचुरी के मिड में पूरे यूरोप के अंदर या कहीं पूरे वर्ल्ड्स के अंदर एक वेल नोन आइडियोलॉजी बनकर उभरा था। आइडियोलॉजी बनकर उभरने की एक वजह ये थी कि हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर्स लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, किस तरह की प्रॉब्लम्स को वो फेस करते थे। तो दरअसल सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट करते थे। इनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, उन पर सारे सोसाइटी का राइट्स है और सबों को जो है इक्वली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। तो ये जो है इक्वलिटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी, इक्वलिटी और पर फोकस करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट किया करते थे। यही वजह है कि जो लेबर क्लास थे, जो मजदूर वर्ग थे इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिनकी कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, चाहे सोशल कंडीशंस हो चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस हो, वो लोग इस आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट होने लगे। उन्हें उनके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगा कि चलो कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी हमारे सामने आई है जो हमारे कंडीशंस के अंदर इम्प्रूव कर सकता है, जो हमारी स्थिति को सुधार सकता है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग थे, ज़्यादातर ऐसे लोग जो सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी चाहते थे, रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस चाहते थे, जो प्राइवेट ओनरशिप्स के अगेंस्ट थे, वो सोशलिज्म विचारधारा के कहलाने लगे। और इसी वजह से इस विचारधारा, इस आइडियोलॉजी जो आइडियोलॉजी है 19वीं सेंचुरी के मिड में एक वेल नोन आइडियोलॉजी बनकर उभरा। और सिर्फ उभरा ही नहीं, बल्कि इसने अपने आइडियोलॉजी की वजह से, अपने विचारों की वजह से लोगों को अट्रैक्ट भी किया, आकर्षित भी किया। बहुत सारे लोग जो हैं इनसे जुड़ने लगे, और जो लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे, मानने लगे, वो लोग सोशलिस्ट कराए। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सोशलिज्म और सोशलिस्ट दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स बन गए। तो जो सोशलिस्ट थे
वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी का विरोध करते थे। उनका ये मानना था कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रूट्स ऑफ ऑल सोशल इविल, यानी समाज के अंदर जो भी बुराई है उसके सारे की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इंडस्ट्रीज है। इसलिए वो लोग इसका अगेंस्ट करते थे। क्यों करते थे? हालांकि जो सोशलिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि ठीक है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोगों को यानी जो मजदूर हैं उन्हें काम दे रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि इन लोगों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। यानी इन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ लगाया, इन्होंने जो ट्रेड फैलाया, इन्होंने जो संपत्ति अर्जित की, उनको सिर्फ उनसे मतलब है और उनसे होने वाले फ़ायदे से मतलब है। और जो लोग इसको प्रॉफिटेबल बनाया है, जो लोग इसे प्रोडक्टिव बनाया है, जो लोग इसका मुनाफा कमा कर दे रहे हैं, इट मीन्स कि वर्कर, इट मीन्स कि लेबर, उनको जो है इनका लाभ, उनको जो है इनका बेनिफिट्स नहीं मिलता है। ये लोग जो हैं यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले हैं वो अपने वर्कर्स, अपने लेबर्स के वेलफेयर पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो सोशलिस्ट थे उनका ये मानना है कि एक ऐसी सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी के ऊपर सोशल कंट्रोल हो, समाज का नियंत्रण हो संपत्ति के ऊपर, ताकि समाज का कल्याण हो सके, ताकि इसका जो बेनिफिट है वो पूरे समाज के लोगों को मिल सके। और इसीलिए जो सोशलिस्ट माइंड के लोग थे उन्होंने एक अलग तरह की सोसाइटी की रचना की सोचने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो बिल्कुल बेसिक सवाल है कि हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, यानी समाज जो है बिना संपत्ति के कैसे चल सकती है? तो उसका जवाब है कि समाज बिना प्रॉपर्टी के चल सकती है। वो कैसे चल सकती है? कि जो सोशलिस्ट माइंड है वो भी जो है कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं, लेकिन उस पर कहते हैं कि सोसाइटी का कंट्रोल हो। और जहाँ कैपिटलिस्ट है वहाँ जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ बात होती है कि जिसकी प्रॉपर्टी है बस उसी का कब्जा हो और बाकी लोग उसके प्रॉफिट से मतलब न रखें, उनको सिर्फ सैलरी जो तय है वो मिलेगी। तो सिर्फ यहाँ जो है प्रॉपर्टी के बिना, यहाँ से प्रॉपर्टी का नेचर चेंज हो रहा है, बिना प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। लेकिन दूसरा फिर सवाल उठता है, व्हाट वुड बी द बेस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी ये जो समाजवादी समाज होगा, कम्युनिस्ट समाज होगा, उसका आधार क्या होगा? तो उसका आधार होगा जिसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो सोशलिस्ट समाज कैसा हो, उसका आधार कैसा हो, इसको लेकर टाइम टू टाइम बहुत सारे विचार आए। कोई भी एक आइडियोलॉजी जो है एकाएक उसका इमर्ज नहीं होता है, एकाएक उत्कर्ष नहीं होता है, बल्कि कई आइडियोलॉजी या यूँ कहे कि वो धीरे धीरे करके जो है डेवलप करती है। तो ऐसा सोशलिज्म के साथ भी हुआ, ऐसा समाजवाद के साथ भी हुआ कि ये डायरेक्ट कार्ल मार्क्स के जहन से नहीं निकला, बल्कि इस सोशलिस्ट सोसाइटी का जो है बेस धीरे धीरे कर तैयार हुआ। और आप ध्यान देंगे तो उसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशंस था जिन्होंने अपने डिफरेंट आइडियोलॉजी के ज़रिए इस सोशलिस्ट सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करने का, उसका निर्माण करने की कोशिश की। पहला नाम रॉबर्ट ओवन, दूसरा नाम लुइस ब्लैंक, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ल मार्क्स और चौथा कार्ल मार्क्स के फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स। तो आइए हम लोग पहला नाम जानते हैं। पहले नाम की जो चर्चा की रॉबर्ट ओवन, जो 1771 से थे। रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के अंदर इनका बिजनेस था, इंडस्ट्रीज़ थे, लेकिन वो बाद में अमेरिका चले गए और उन्होंने
ये तय किया कि सोसाइटी के अंदर हम लोगों को इक्वलिटी लाना है, समानता लानी है। जो भी प्रॉपर्टी है उनमें सोसाइटी के सभी लोगों को राइट देना है। इसीलिए अमेरिका के अंदर उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। पहले हम लोग समझ लें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लोगों का क्या कहते हैं, एक समूह होता है, एसोसिएशंस ऑफ पीपल होता है, जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक साथ काम करते हैं। मीन्स कि एसोसिएशंस ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। और इस काम करने से जो भी प्रॉफिट्स आता है, जो भी अर्निंग्स होते हैं, वो सबों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वली इस मायने में कि सबको मिलना है, लेकिन वो जो है उसके वर्क के हिसाब से, यानी डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन, यानी जो लोग जितना काम करेगा उसके काम के हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो ज़्यादा काम करेगा उसके हिस्से में ज़्यादा पैसे जाएंगे, जो कम काम करेगा उसके हिस्से में कम पैसे आएंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आप समझ गए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों का एक समूह होता है, एसोसिएशंस ऑफ पीपल्स होते हैं, जिसके अंदर लोग एक साथ कोई काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर। जैसे आप लोगों ने जो है चलते हुए भी देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे मोस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सुधा। अब सुधा का जो दूध सप्लाई होता है वो उसका कलेक्टिंग सेंटर जो होता है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए होते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे चिप्स बनाने का, पापड़ बनाने का, ये जो अगर आप जाएंगे सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे कोऑपरेटिव बनाए हुए हैं और उसके ज़रिए इन चीज़ों का प्रोडक्शंस करते हैं और जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उसको आपस में अपने वर्क के हिसाब से शेयर करते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव इज़ ए एसोसिएशंस ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। यानी ये व्यक्तियों का समूह है जिसमें सब लोग साथ काम करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसे अपने कार्य के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार उसमें बंटवारा करते हैं। तो रॉबर्ट ओवन जो है अमेरिका चले जाते हैं और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम रहता है न्यू हार्मोनी ऑफ इंडियाना। ये यूएसए में बनाते हैं और इसके ज़रिए जो है वो अपनी खेती बाड़ी या जो भी फॉर्म था उसका काम करना है। लेकिन इनका बिलीव रहता है इंडिविजुअल इनिशिएटिव में। इंडिविजुअल इनिशिएटिव का मतलब ये है कि सब लोग काम करें और सब लोग जो है क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट लें, यानी एसोसिएशंस के अंदर आए, सब लोग काम करें और सब लोग अपना प्रॉफिट लें। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई अथॉरिटी हो, किसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो। वो ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते थे और उसके ज़रिए सोशलिस्ट सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे। और दूसरे नाम थे लुइस ब्लैंक। लुइस ब्लैंक भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्षधर थे, लेकिन दूसरे किस्म के कोऑपरेटिव सोसाइटी के पक्षधर थे। उनका ये मानना था कि जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है उसके ज़रिए सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता है, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, यानी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट दे, इसको प्रोत्साहन दे और गवर्नमेंट के ज़रिए ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म होनी चाहिए और उसके ज़रिए ही जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चलनी चाहिए। तो इस तरह आप ये देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसा हो, उसका बेस कैसा हो, इसको लेकर दो तरह के विचार हमारे सामने आ गए। वो क्या विचार थे? रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक। रॉबर्ट ओवन जहां ये चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो
जहाँ जो है सबों का समान अधिकार हो, लेकिन वो इंडिविजुअल क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स हो, व्यक्तिगत प्रयास से हो, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहे और सोसाइटी जो है अपने आप सारा काम करे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो। लेकिन वही मानना था कि लुइस ब्लैंक का कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लेकिन उसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, यानी गवर्नमेंट जो है वैसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाए और उसको सपोर्ट करे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे फेमस नाम और जो सबसे क्या कहते हैं एक तरह से सोशलिज्म के जनक कहे जाते हैं, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को मैच्योर किया, जिन्होंने सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को एक आइडेंटिटी दी और पूरी दुनिया में फैलाया, और उन्हीं के आइडियोलॉजी की वजह से रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस हुए। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के अंदर उनकी एजुकेशन हुई, लेकिन वो बाद में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के अंदर ही उन्होंने जो कुछ सोशलिज्म के बारे में लिखा उखा सारा कुछ उन्होंने किया, और वहीं जो है उनसे उनकी मुलाकात हुई फ्रेडरिक ईगल्स से, और फिर दोनों में दोस्ती हो गई और उन दोनों ने मिलकर जो है एक आइडियोलॉजी को फ्लोरिश किया, यानी उसको फैलाया। तो कार्ल मार्क्स का अब क्या कहना था सोशलिज्म के बारे में? तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी जो क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री वगैरह लगा रहे हैं यही लोग जो हैं क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर थे वो तो सब लोगों की प्राइवेट। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहते हैं सीधे तौर से जो है इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का अगेंस्ट करते थे। उनका ये मानना था कि ये जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि इनको जो है सिर्फ ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कलपुर्जे बनवाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और इनको जो है कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनको मतलब क्या चीज़ से है? अपने प्रॉफिट से। बल्कि और जबकि ये जो प्रॉफिट है किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रोड्यूस बाय वर्कर। ये प्रॉफिट जो है वर्कर के द्वारा बनाया गया, यानी लेबर के द्वारा बनाया गया। लेकिन ये प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? ये प्रॉफिट गोज इनटू द हैंड्स ऑफ ऑनर। ये प्रॉफिट चला जाता है मालिकों के हाथ में। कौन मालिक? इंडस्ट्रीज़ के मालिक, जो कैपिटलिस्ट हैं। तो कैपिटलिस्ट जो है इसीलिए वो उसका अगेंस्ट करते थे। उनका ये मानना था कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशंस करते हैं, ये क्या कहते हैं मज़दूरों का शोषण करते हैं। इसीलिए मज़दूरों को चाहिए, अगर सोशलिस्ट समाज बनाना है, समाजवादी समाज बनाना है, अपने स्थिति को सुधार करना है, तो ये जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट हैं यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो उसका अगेंस्ट होना चाहिए और उसको उखाड़ फेंकना चाहिए। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहिए या फिर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहिए, उसके ऊपर जो बेस्ड गवर्नमेंट है, उसके ऊपर आधारित सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, यानी इसको ख़त्म करना चाहिए। तभी जो है मज़दूरों की हालत में सुधार हो सकता है, तभी मज़दूरों की तकदीर बदल सकती है। तो मज़दूरों को ये कोशिश करनी चाहिए कि एक नए तरह का समाज जो सोशलिस्ट समाज हो, एक नए तरह का समाज जिसके अंदर सबों को बराबरी हक हो, उसको काम करने क्या कहते हैं काम करने के एवज में उसे उचित क्या कहते हैं एक एप्रोप्रिएट वेजेस मिले, वैसे सोसाइटी डेवलप करने के लिए जो इंडिविजुअल जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड गवर्नमेंट है इसको जो है ओवरथ्रो कर देना चाहिए, इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। तब जाकर जो है एक नई सोसाइटी यानी सोशलिस्ट सोसाइटी का जन्म हो सकता है। और साथ में ये कहते हैं कि मज़दूर और क्या कहते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके बीच संघर्ष में
आखिरी जीत जो है वो मज़दूरों की होगी। तो इसलिए मज़दूरों को जो है वो अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए आगे आना चाहिए। तो इस तरह से जो दूसरा क्वेश्चंस था कि सोशल सोसाइटी का बेस क्या होगा, तो यही बेस होगा कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसकी जगह प्रॉपर्टी के ऊपर सोशल कंट्रोल होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक नई आइडियोलॉजी हम लोगों के सामने उभर कर आती है, यूरोप के अंदर उभर कर आती है, जिसको हम लोग सोशलिज्म कहते हैं, जिसका हमेशा क्या कहते हैं कैपिटलिज्म के साथ क्या कहते हैं क्लैश, यानी उससे संघर्ष चलता रहता है। और कार्ल मार्क्स का मानना होता है कि इस क्लैश में हमेशा जो है मज़दूरों की जीत होगी। तो कैपिटलिस्ट मोटे तौर से आप समझ लें कि कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जहाँ जो है हर इंसान को ये आज़ादी हो कि अपना पूंजी लगाए और जितना चाहे आगे बढ़े, जितनी चाहे पूंजी अपने पास इकट्ठा रखें और आगे बढ़ें। और सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिकली ये समझ लें कि इनका बिलीव है सोसाइटी के सब लोगों को साथ लेकर चलना, यानी अमीर गरीब भी, जिसके अंदर पोटेंशियल है उसको भी, जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है उसको भी जो है वो साथ लेकर चलते हैं। यानी कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे फोकस करता है और सोशलिज्म जो है एक कलेक्टिव डेवलपमेंट यानी सबों के विकास पर जो है वो फोकस करता है। और इसी थ्योरी के ऊपर जो है रशिया के अंदर रेवोल्यूशंस हुए, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग या आप समझ गए होंगे कि सोशलिज्म यूरोप में आया कैसे। तो सोशलिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी भी समझ गए कि सोशलिज्म जो है कलेक्टिव क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या सबका साथ, या नए तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मोदी जी का भाषण है कि सबका साथ सबका विकास, तो सोशलिज्म जो है इसी थ्योरी पर बिलीव करता है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोगों ने देखा कि सोसाइटी के अंदर जब पूरी तरह से क्या कहते हैं मज़दूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उसके से बाहर आने के लिए कई तरह की आइडियोलॉजी आए, जिसके बेस पर एक सोशल सोसाइटी का निर्माण, एक सोशलिस्ट सोसाइटी का कंस्ट्रक्शंस जो है वो हो सका। और उसकी पहली प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंटल या कहें कि पहली लैबोरेटरीज जो है वो बनी रशिया, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। थैंक यू।